जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन का फुल मॉडल पेपर लगाने वाले हैं। जी हाँ, मॉडल पेपर तीसरा हमारा जो है आज का ये फुल मॉडल पेपर आपका होने वाला है। जिन बच्चों ने जय जवान प्रैक्टिस बैच लिया हुआ है उनको ये पीडीएफ मिल गई होगी। जी हाँ, उन्होंने इस पीडीएफ को देख के पूरा मॉडल पेपर बना लिया होगा। जो डाउट उनके मन में होगा अब इस वीडियो के माध्यम से वो अपना क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर जिन बच्चों ने अभी तक जय जवान प्रैक्टिस बैच नहीं लिया है तो देख लीजिए उनको क्या करना है और इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देख लीजिए, जय जवान प्रैक्टिस बैच है। यहाँ पर आपको हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट यानी फुल मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। तो याद रखिएगा, 2 यहाँ पर मॉक टेस्ट फुल मिलते हैं। रीजनिंग का टेस्ट आपका मिलता है, मैथ टेस्ट, जीके व हिंदी के टेस्ट आपके होते रहते हैं। ये प्रैक्टिस क्लासें होंगी, याद रखिएगा इस बैच में जो भी होगा आपका प्रैक्टिस की क्लासें होंगी। जिस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हमने सेट किए हुए प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। और फुल मॉडल पेपर होगा और सेक्शनल वाइज पीडीएफ मिलेगी। याद रखिएगा, यूट्यूब पर तो ये क्लासें आपको फ्री देखने को मिलेंगी, बाकी पीडीएफ जो है उन्हीं बच्चों को मिलती हैं जिन बच्चों ने इस बैच को लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो पीडीएफ तैयार करते हैं उनको भी चार्ज देना पड़ता है, इसीलिए आपसे ये चार्ज लिया जा रहा है। याद रखिएगा, आपने काफ़ी सारे पैसों में 150-200 रुपये में मॉक टेस्ट ही लिए होंगे। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के साथ में ये क्लासें भी मिल जाती हैं, याद रखिएगा। तो ये 51 रुपये में आपका बैच होगा, याद रखिएगा, मात्र 51 रुपये इसकी प्राइस है। जो बच्चे लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज दीजिएगा कि हमको बैच चाहिए, तो उनको वहाँ पर ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। उसी ग्रुप में आपकी पीडीएफ भेज दी जाती है और फिर आप उस पीडीएफ को देख के अपने पेपर की तरीके से बैठ के सॉल्व करते हैं प्रश्नों को और फिर अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मॉक टेस्ट आपका है, फुल मॉक टेस्ट होने वाला है। तो देख लेते हैं हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। यानी जहांगीर जो था, शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया? तो मुगल सम्राट जो थे जहांगीर ने इनका निर्माण कराया। और कहाँ पे कराया था? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कराया था। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? जी हाँ, यहाँ पर वैदिक सभ्यता जो थी किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता जो थी ये आपकी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? जी हाँ, गदर आंदोलन जो हुआ था इसके नेता कौन थे? तो याद रखिए, लाला हरदयाल जो थे इसके आंदोलन के नेता थे। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, लाला हरदयाल। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? जी हाँ, इस प्रकार के आपके हिस्ट्री से देखे होंगे 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर हमने उन प्रश्नों को लेने की कोशिश की है जो ज़्यादातर आपके प्रश्नों पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो याद रखिए, महाड़ जो सत्याग्रह था ये किसने आरंभ किया था? तो आपको बताना कि महाड़ जो था ये किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। जी हाँ, महाड़ सत्याग्रह जो महाराष्ट्र में शुरू किया था ये बी आर अम्बेडकर जी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट के किनारे स्थित नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सा शहर जो है गोदावरी तट के किनारे पर स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा, ये जो गुजरात का नवसारी है ये यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी जो आपके हो जाएंगे नासिक, नांदेड़, निजामाबाद, ये सभी जो आपके हैं गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। नवसारी जो है ये आपका स्थित नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित में से किस देश के निकटतम है? जी हाँ, इंदिरा पॉइंट जो है आपसे पूछ लेगा कि इंदिरा पॉइंट जो है किस देश के निकटतम स्थित है। तो याद रखिए, किस देश के निकटतम स्थित, तो ये इंडोनेशिया के निकटतम स्थित है। याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आपके अब जीके के ट्रेंडिंग में यानी मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, ना कि सरल लेवल के। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? यानी कर्क रेखा से सबसे दूर शहर कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो याद रखिए, कर्क रेखा के सबसे दूर पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। जी हाँ, भुवनेश्वर जो है कर्क रेखा के सबसे दूर पर स्थित है।
चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर जीएसटी से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देख लीजिए, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश जो है किसके द्वारा की गई थी। जी हाँ, जो ये आपका प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो जीएसटी का जो आपका पूछा गया कि सिफारिश किसने की थी जीएसटी की, तो याद रखिएगा किसने की थी। तो ये की थी जीएसटी परिषद ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जीएसटी परिषद के द्वारा। जी हाँ, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी, तो ये की गई थी जीएसटी परिषद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है आपकी कब हुई थी। तो याद रखिएगा ये कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, इस तरीके से मुख्यालय भी आपका पूछ लेता है। तो नेशनल स्टॉक जो एक्सचेंज है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये याद रखिएगा ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत सरकार की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। जी हाँ, भारत सरकार का आपको बताना है कौन सा मंत्रालय जो है भारत सरकार की विदेशी नीति से संबंधित है। तो याद रखिएगा कौन सा है। तो ये हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है ये आपका विदेश और व्यापारी नीति से संबंधित है आपका। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री क्लासें यूट्यूब पर मिलती रहती हैं। बाकी पीडीएफ अगर हम बात करते हैं तो पीडीएफ उन्हीं बच्चों को दी जाती है जिन्होंने इस बैच को लिया हुआ है, वो भी गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे 51 रुपये। जी हाँ, कोई ज़्यादा शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है, क्योंकि 51 रुपये में आपको मान लीजिए कम से कम 10 से 15 फुल मॉक टेस्ट ही करा दिए जाएंगे। जी हाँ, 10 से 15 जो हैं आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे, और बाकी जो क्लासें होंगी उनकी पीडीएफ तो आपको फ्री में मिलती ही रहेगी, और क्लासें भी आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। जी हाँ, जो महान न्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति आपसे पूछ रहा है। इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा उसने डिफरेंस कर दी है। तो महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा महान न्यायवादी की नियुक्ति जो करता है ये करता है आपका राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है ये करता है आपका राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। जी हाँ, वह कौन सा कोयला है कि जिसमें जो 80% से 95% तक कार्बन पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो कोयला आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला जो होता है, इसमें आपका कार्बन की जो मात्रा होती है 80% से 95% तक होती है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, दिवस से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने आज का लेवल जो है आपका थोड़ा सा हाई रखा हुआ है। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपका मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर आज हमने सेट किया हुआ है। तो याद रखिएगा जो आपका ट्यूमर दिवस है, विश्व ट्यूमर दिवस यानी विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 जून को ये आपका मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। जी हाँ, तो यहाँ पर किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो याद रखिएगा ये जीता था अमर्त्य सेन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा जीके का पोर्शन समाप्त हुआ। अब हम लोग करते हैं यहाँ पर रीजनिंग को। जी हाँ, तो यहाँ से आपकी रीजनिंग शुरू होती है। तो ये रहा आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न। जी हाँ, इस प्रकार के प्रश्न जो है 4 से 5 प्रश्न आपके प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए थे, याद रखिएगा। इसी तरीके से हमने प्रश्न को यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रोज को ILHV लिखा जाता है तो हैंड को क्या लिखा जाएगा।
तो याद रखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि अपोजिट वर्ड और इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पर याद रखिएगा आई के जो अपोजिट होता है ये आर होता है, या आर का अपोजिट बात करेंगे तो आई होता है। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर अपोजिट जो हैं इनके अपोजिट दे दिए गए हैं। तो अपोजिट देख लीजिए, एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ किस तरीके से अपोजिट होते हैं। तो सबसे पहले आपको ए, फिर आपका बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। जी हाँ, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर देख लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ये देख लीजिए, ये जो होते हैं एक दूसरे की ये अपोजिट हो जाते हैं, ये अपोजिट हो जाते हैं। जी हाँ, इस तरीके से ये अपोजिट। तो यहाँ पर आपको अपोजिट ही बताना है। देख लीजिए, यहाँ पर अपोजिट का नियम जो आपका फॉलो कर रहा है, अपोजिट यहाँ पर रोज का अपोजिट आपका दे दिया गया है और हैंड का अपोजिट आपको बताना है। तो देख लीजिए, यच का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यच का देख लीजिए ये हो जाएगा यस। जी हाँ, यच का हो जाएगा यस। तो यहाँ पर देख लीजिए यस किस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए और बी में। तो यहाँ पर सी और डी को आपको सबसे पहले ही हटा देना है। अब आपको दो ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, यानी ढूंढना है। तो इस तरीके से आपका समय बचेगा, यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। तो ए का अपोजिट ये देख लीजिए जेड दे दिया गया है। यन का अपोजिट बात करें तो यम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे क्या दे दिया गया है, एस जेड एम। तो यहाँ पर एस जेड डब्ल्यू दे दिया गया, तो इसीलिए गलत है, एस जेड एम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक अगर आपको नहीं याद है तो इनकी प्लेस वैल्यू और इनके अपोजिट याद करना आपको होगा, क्योंकि एग्जाम में इससे आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न को एक तार्किक क्रम और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। जी हाँ, ये आपके पद दे दिए गए हैं, इसमें आपको व्यवस्थित करना है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर छोटे से लेके बड़े तक का आपको सबसे पहले व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, सबसे पहले आपका आ जाएगा जो नंबर 1 पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका थाना प्रभारी यानी एसएचओ। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं, फिर आ जाएगा आपका जो आ जाएगा डीएसपी। जी हाँ, डीएसपी आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पर, जी हाँ, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका एसपी, जो इससे बड़ा होता है एसपी हो जाएगा, यानी तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा एसपी। फिर आपका आ जाएगा यानी चौथे नंबर पे जो, यानी ये जो आपका हो जाएगा चौथे नंबर पे महानिरीक्षक। तो यहाँ पर ये क्रम आपका इसका रहेगा, याद रखिएगा। ये क्रम आपका इस तरीके से यहाँ पर आपको दे देता है, तो इस तरीके से इसको आपको करना है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जी हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आपकी आएगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आपकी आएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी आएगी। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इन सवालों को बना सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है। तो सबसे पहले ये जो संख्या दी गई है, जी हाँ, ये संख्या आपकी दी गई हैं, तो इनको देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर ये संख्या आई हुई हैं। उसी तरीके से देख लीजिए, सबसे पहले जो 24 दिया गया है ये किस प्रकार से आया है। तो यहाँ पर 3 का क्यूब, जी हाँ, 3 का क्यूब माइनस 3। जी हाँ, जो संख्या यहाँ पर जिसका क्यूब किया गया है उसी को यहाँ पर घटा दिया गया है। तो 3 का क्यूब होता है आपका 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो आप 3 घटा दें तो आपका निकल कर आ जाएगा 24। जी हाँ, इसी प्रकार से ये देख लीजिए 60 जो दिया गया है, ये 4 का क्यूब, जी हाँ, 4 का क्यूब माइनस 4, यानी 4 चौको 16, चौको 64। 64 में से आप जब 4 को घटा देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 60। इसी प्रकार से 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6, 7 का क्यूब माइनस 7। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर आपका आएगा 8 का क्यूब माइनस 8। जी हाँ, 8 का क्यूब माइनस 8। तो 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब माइनस 8। तो 8 का क्यूब जब माइनस 8 करेंगे, 8 का क्यूब होता है आपका 512। जी हाँ, 8 का क्यूब होता है 512, उसमें से आप जब 8 को घटा देंगे तो आपका बचेगा 508, यानी माफ़ करिएगा 504। जब 12 में से 8 घटा देंगे तो 504 जो बचेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको 1 से 20 तक के तो आपको वर्ग यानी स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से कम आपको 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए।
चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, तो इस प्रश्न को आपको बताना है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर इनमें से कौन से दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। यानी ये जो दिया गया है यहाँ पर 15 लाने के इनमें से कौन सा जो चिन्ह है इनको प्रतिस्थापित करके लाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसको देख लीजिए किस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, हम लोग ए को यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो आ जाएगा आपका निकल कर, क्योंकि यहाँ पर भाग की जगह पर क्या बोला गया है, प्लस, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे तो 7, तो भाग की जगह पर आपको क्या करना है, प्लस रख देना है। वहीं बाकी जो चिन्ह है उनको उसी तरीके से लिखते रहना है, उनको उसी तरीके से लिख कर रहना है। और यहाँ पर माइनस का आपका हो जाएगा 4। अब देख लीजिए प्लस जो है, प्लस की जगह पर आपको क्या कर देना है, भाग। जी हाँ, प्लस की जगह पर भाग कर देना और भाग की जगह पर आपको प्लस कर देना था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 5 दूनी 10। जी हाँ, 10 ये आपका हो गया, ये आपका 7 हो गया। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 में 4 में भाग लगाएंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर ये माइनस का देख लीजिए 10, 10 और 7 17 और में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 15। तो ये देख लीजिए 15 निकल गया, यानी ऑप्शन ए का जो हम लोग यहाँ पर ये जो चिन्ह आपके दिए गए हैं इन समीकरण को शुद्ध करने के लिए इनको आपस में बदल देंगे तो आपका समीकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 137 जो है हु आर यू, जी हाँ 137 को हु आर यू लिखा जाता है। उसी प्रकार से जो 274 है इसको लिखा जाता है वी आर गर्ल्स, और 893 को लिखा जाता है यू हैव ट्वाइस। तो यहाँ पर आपको गर्ल का जो कोड होगा ये कौन सा होगा। जी हाँ, गर्ल के कोड के लिए कौन सी संख्या आपकी कोड होगी यहाँ पर, ये आपको बताना है। जी हाँ, ये आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो गर्ल के लिए कोड होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉमन, यहाँ पर देख लीजिए कॉमन आपको यहाँ पर निकाल लेना है। तो कॉमन आपको यहाँ पर निकाल लेना, देख लीजिए। तो गर्ल वाले जो गर्ल यहाँ पर ये दिया गया है, तो गर्ल के लिए यहाँ पर 274 यानी वी आर यू, इसी में आपका गर्ल ही दिया गया, तो इसी में आपका गर्ल का कोड होगा। यानी गर्ल का कोड कौन कौन सा हो सकता है यहाँ पर, तो 2 7 4 इन्हीं में से कोई एक कोड जो है गर्ल का होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले आर। जी हाँ, आर जो देख लीजिए ये दिया गया है और आर एक आपका सबसे पहली लाइन में दिया गया है, यानी आर आपका यहाँ पर भी और आर आपका यहाँ पर भी है। तो ऐसा कौन सा जो कॉमन है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये देख लीजिए 7 जो है ये जो है ये किसका कोड है, तो ये आपका आर का कोड है। याद रखिएगा आर का कोड क्या हो जाएगा, 7। तो इस ऑप्शन को आप तो बिल्कुल हटा देंगे क्योंकि ये आर का कोड हो गया। अब यहाँ पर आपका वी का, जी हाँ वी का देख लेते हैं। तो वी का देख लीजिए यहाँ पर, तो वी का कोड यहाँ पर अब आपके बचे कौन कौन से कोड हैं, तो कोड आपके बचे हैं 2 और 4। जी हाँ, 2 और 4। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, तो ऑप्शन में देख लीजिए 4 आपका दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर 4 आपका दिया गया, अगर 2 दे देता ऑप्शन में तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती। जी हाँ, 4 यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने दे दिया तो गर्ल का कोड क्या हो जाएगा, 4। चलिए आगे देख लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 7 जो था ये किसका था, आर का कोड था। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 और 4 जो दी हैं, 2 या 4 में से कोई एक कोड होगा जो गर्ल का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने 4 डायरेक्टली दे दिया है, 2 तो बिल्कुल इन्होंने मेंशन ही नहीं किया। तो 4 जो है ये डायरेक्ट किसका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गर्ल का। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जी हाँ दर्पण प्रतिबिंब, आपको बताना है कौन सा दर्पण प्रतिबिंब सही होगा। तो याद रखिएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा सही होगा। तो ये देख लीजिए ये जो आपका दिया गया है, तो इसको आपको यानी बाईं तरफ पलट देना है। जी हाँ, बाईं तरफ पलट देंगे तो इस तरीके से ऑप्शन सी वाली देख लीजिए ये निकल कर आ जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले समूह से संबंधित है। यानी पहले का संबंध जो दूसरे से है तो तीसरे का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो सीधे सीधे यहाँ पर भी देख लीजिए आपका क्या खेल कर दिया गया है, इनका अपोजिट ही निकालना है आपको। जी हाँ, यस का अपोजिट जिस प्रकार से यच होता है, टी का आपका होता है जी, आर का होता है आपका आई, वहीं ए का होता है आपका जेड और डब्ल्यू का होता है डी। तो यहाँ पर देख लीजिए यन का अपोजिट मैंने क्या बताया था, यम होता है, ओ का होता है एल, आर का होता है आई, याद रखिएगा टी का होता है आपका जी,
एच का होता है यस, तो एम एल आई, जी हाँ एम एल आई किसी में दिया गया है तो ऑप्शन ए देख लीजिए एम एल आई जी एस, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया, सोल्ड को जो है टी एम ओ के लिखा जाता है। जी हाँ, सोल्ड जो है इसको टी एम ओ के लिखा जाता है, तो रोज को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यस, यस के बाद में डायरेक्ट क्या आ गया टी, तो आर के बाद में क्या आ जाएगा यस। जी हाँ, आर के बाद में आ गया यस। यल जो ओ यहाँ पर कितना होता है, ओ की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 15। जी हाँ, 15 में से -2 कर देंगे तो आ जाएगा 13। तो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती 15, 15 में से 2 कम कर देंगे तो आ जाएगा 13, यानी एम आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर +1 फिर -2 और फिर यहाँ पर क्या बोला गया +3, यानी यल की जो प्लेस वैल्यू होती 12, 12 में +3 कर दिया गया है तो हो गया 15। इसी प्रकार से 19 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22, तो 22 होती है वी की प्लेस वैल्यू। जी हाँ, वी की प्लेस वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए ओ की कितनी होती है प्लेस वैल्यू 15, 15 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 11, जो 11 होती है के की। इसी प्रकार से ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 1, 1 जो होती है ये होती है कि ऑप्शन एक ए जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देख लीजिए दे दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा नियम, तो आपका +1 -2 फिर +3 -4, इस तरीके से आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन चल रहा था। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। जी हाँ, इसको आपको बताना है, इसको यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आकृति जो है अगले स्थान पर आकृति आपकी कौन सी आएगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो आकृतियाँ दी गई हैं विकल्प में से कौन सी आकृति जो है अगले स्थान पर आएगी। ये जो 4 दी गई हैं इसकी ये आपकी रोटेशन वाइज दी गई हैं, तो इसको आपको बताना है कि यहाँ पर अगली जो है कौन सी आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए तो कौन सी आएगी, तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सी आकृति आपकी आएगी, तो ये आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी। तो किस प्रकार से आ जाएगी देख लीजिए, 45 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से आपकी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जब आप घुमाएंगे तो अगली आकृति जो आपको प्राप्त होगी ये आपको प्राप्त होगी ऑप्शन नंबर बी में जो दी गई है, ये आकृति आपको प्राप्त हो जाएगी, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी दिया गया है, जो आपको यहाँ पर चिन्ह जो दिए गए हैं, यानी एरो का और गोले का, यानी एरो और गोले का निशान भी बदलता हुआ आपको दिखेगा। जी हाँ, इस तरीके से। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार थका का संबंध जो है श्रांत से है उसी प्रकार दुख का संबंध किससे होगा। जी हाँ, तो ये किससे होगा आपको बताना है। यानी जब थका हुआ होता है ये जब कैसा होता है, तो आदमी शांत होता है, उसी प्रकार से जब दुखी होता है इंसान तो कैसा होता है, तो उदास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है सूर्य ग्रह बृहस्पति, यानी आपको बताना है इनमें आपका कौन सा संबंध होगा सूर्य ग्रह और बृहस्पति में। तो याद रखिएगा सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा होगा, तो सूर्य आपका अगल हो जाएगा। बृहस्पति क्या है, तो बृहस्पति एक ग्रह होगा, तो बृहस्पति जो है ये ग्रह के अंदर पूरी तरीके से आ जाएगा। तो ऑप्शन बी का जो वेन डायग्राम है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी उत्तर आकृति जो है इस खाली पैटर्न को पूरा करेगी। जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो ये जब आपकी ऑप्शन ए आकृति जब आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे तो ये आकृति पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल सावधानी से आपको इनको देखना है प्रश्नों को, फिर आपको बनाना है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार यानी क्या दिया गया है, विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए समुच्चय की संख्या के समान हो, यानी जिस प्रकार ये संख्याएं आपकी समान हो, यहाँ पर कौन सी संख्या जो है उस संख्या का चयन करते हैं जो इस समुच्चय के समान हो। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है। जी हाँ, कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आपका यहाँ पर दिया गया है, जैसे ये दे दिया गया आपका 425, तो इनको कैसे देख लीजिए 4 + 2 + 5। जी हाँ, तो ये कितना हो गया 5 4 9 2 11, यानी इसका जो हो गया 11।
इसी प्रकार से 9 और 2 इसमें भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। यहाँ पर देख लीजिए 7 3 10 1 11, तो ये भी 11। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिनका योग जो है अलग अलग अंकों को अगर डिजिट को जोड़ें तो 11 आ जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 2 10 1 11, तो ऑप्शन ए यहाँ पर देख लीजिए निकल कर आ गया, बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए तो 15 हो जाएगा, 5 5 3 बार जोड़ देंगे अगल करके डिजिट को तो 15। यहाँ पर 9 3 12 और एक हो जाएगा 13, ये भी गलत है। 6 4 10 2 12, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न आपके पूछ लेता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर ये देखिए निर्मित प्रतिबिंब जो है दर्पण पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए यहाँ पर जल प्रतिबिंब आपका पूछ दिया है। जी हाँ, जल प्रतिबिंब आपका पूछ दिया है, तो कौन सा होगा? तो याद रखिएगा जल प्रतिबिंब में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा सही होगा। जी हाँ, तो जल प्रतिबिंब में आपको बताना है तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है याद रखिएगा, इसको जब आप पलट देंगे यानी ये जो दिया गया है इसको ऊपर की तरफ ऐसे ये जो आकृति है इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इस तरीके से आपकी प्राप्त होगी। जी हाँ, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आईपीएल का जो संबंध क्रिकेट से उसी प्रकार से विम्बलडन का जो संबंध है यानी विंबलडन का, तो ये आपको बताना है किससे होगा। तो याद रखिए जो विंबलडन होता है ये आपका टेनिस से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, टेनिस से। तो यहाँ पर ये था हमारा रीजनिंग का पोर्शन। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो यहाँ पर अगला पोर्शन है हिंदी का, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हिंदी का हमारा पोर्शन आ गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। जी हाँ, आकाश के समानार्थी शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। जी हाँ, आकाश का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा आकाश का जो हो जाएगा समानार्थी ये हो जाएगा अंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंबर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोषक का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, पोषक का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। जी हाँ, पोषक का विलोम शब्द हो जाएगा शोषक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शोषक। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 3 में आपको त्रुटिपूर्ण भाग का चयन ढूंढना है, यानी त्रुटिपूर्ण भाग कौन सा है उसको आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑप्शन जो एक में दिया गया है 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो चौथा दिया गया है इनमें से कोई त्रुटि नहीं, यानी देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो ये वाक्य दिया गया है इसमें कोई भी त्रुटि नहीं दी गई, याद रखिएगा इसमें आपकी कोई भी त्रुटि नहीं दी गई है। तो यहाँ पर ये जो आप वाक्य दिए 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी त्रुटि नहीं दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। जी हाँ, इस प्रकार से आपके पिछली परीक्षा में कम से कम 2 प्रश्न थे, यानी 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आए हुए थे। तो जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको क्या कहते हैं। जी हाँ, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा उसको कहा जाता है लौह पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, यानी कौन सा त्रुटिपूर्ण भाग है उसको आपको अलग कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोई किसी को, यानी जो एक दिया गया है यहाँ पर वाक्य एक में आपका क्या दे दिया गया, कोई किसी को सिखाता नहीं है कि, यानी दूसरा जो पोर्शन है ये देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर ऐसी उच्चारण करो। जी हाँ, ऐसी उच्चारण करो, ये नंबर 3 में आपका दे दिया गया। और चौथे में क्या कहा गया है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन ए जो है ए यानी 3 नंबर क्या दिया गया, ऐसा यहाँ पर होगा, ऐसी नहीं होगा, यानी ये जो ऐसी लिखा है ऐसी नहीं होगा, यानी ऐसा उच्चारण करो। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी की जगह पर ऐसा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है यानी ए में 3 जो दिया गया है वाक्य 3 यहाँ पर गलत दिया गया, यानी इसमें त्रुटि पाई गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अत्यधिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, अत्यधिक जो होगा इसका विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो याद रखिएगा अत्यधिक जो होगा अत्यल्प होगा, यानी अत्यल्प जो होगा इसका विलोम हो जाएगा अत्यल्प। चलिए आगे देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। जी हाँ, वर्तनी से आपके यहाँ पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए व्यावसायिक जो लिखा हुआ है यानी ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपके दे देगा। थोड़े से यहाँ पर कठिन से वर्ड जो आपको ढूंढने होंगे, तो यहाँ पर वर्तनी से भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द अगले प्रश्न में आपको चुनना है कि शून्य का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा शून्य का समानार्थी शब्द हो जाएगा खाली, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सुमति शब्द का विलोम कौन सा होगा। जी हाँ, सुमति शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो सुमति का विलोम जो होगा ये हो जाएगा कुमति। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में वीणा है। जी हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है आपको, तो उसको कहा जाता है सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिनके हाथ में एक वीणा होती है तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है सरस्वती जी। जी हाँ, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ से हमारी मैथ चालू होती है। जी हाँ, मैथ आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है, यानी 2/3 का 1/4 जो है तो वह 100 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या है आपकी x। जी हाँ, के यानी के 2/3। जी हाँ, 2/3 का, तो यहाँ पर के और का मतलब होता है गुणा का निशान, याद रखिएगा। 1/4। जी हाँ, 1/4 बराबर कितना है, 100 है। तो 100 है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको, जब ये जो संख्या है यक्स आपका इधर ही रहेगा, उधर जाएंगी तो ये पलट जाएंगी। जी हाँ, तो ये जो 3/4 दिए यानी 2/3 गया, तो इसको लिख देंगे 3/2, यानी 2/3 को 3/2 पलट देंगे। इसी प्रकार से 1/4 जो लिखा हुआ है इसको लिख देंगे 4/1। जी हाँ, ये हो जाएगा 4/1। अब यहाँ पर आप लोग इसको काटा छांटी कर लीजिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 3 6 और इंटू 100 यानी हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है और उनका योग जो है आपका 420 है। तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको क्या करना है, योग आपसे पूछा है, उनका योग कितना 420, तो इनका भी योग आपको कर लेना है 4 3 7। तो यही बराबर आपके दे दिया गया है 420 के। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, 60 के। जी हाँ, 60 के। तो यहाँ पर देख लीजिए एक संख्या तो आपकी हो जाएगी 60 तियाँ 180। जी हाँ, 60 तियाँ 180 और 60 चौको 240। 240। जी हाँ, तो ये देख लीजिए एक संख्या तो आपकी 180 हो गई, एक हो गई 240। ये दो संख्या है आपकी। यहाँ पर आपसे क्या बड़ी वाली संख्या पूछा है, यानी सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो 240 यहाँ पर हो जाएगा। अगर छोटी की बात करता तो यहाँ पर 180 हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर छोटी या बड़ी कोई भी आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर ये जो आपका इक्वेशन दी गई इसका आपको मान बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको करेंगे तो 3 त्रिका 9। जी हाँ, 3 त्रिका 9। और यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका, जी हाँ, तो ये देख लीजिए। फिर आपको ये जो है यानी मंझला कोष्टक जो आपका दिया गया होता है, सबसे पहले इसको, फिर मंझला कोष्टक को यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और इंटू में आपका यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी भागित में आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर एक बार इसको फिर से देखते हैं। तो इसको सबसे पहले करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 × 12, तो ये 12 हो गया और ये हो गया 9, यानी भाग में आपका 9 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ही देख लीजिए, तो ये आपका गुणा में यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए गुणा यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/4। और यहाँ पर ये देख लीजिए 4 आपका दिया गया है गुणा करके, तो गुणा में 4, नीचे कुछ नहीं तो एक यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको काट देते हैं, तो 4 थे, 4 को काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, यानी 4 यहाँ पर निकल कर आ गया। तो 4 यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हुआ, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों के संख्या के बराबर हो तो पंक्ति की संख्या बताइए। तो यहाँ पर
आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपका स्क्वायर पूछ दिया गया है, किस संख्या का स्क्वायर है। तो याद रखिएगा ये 151 जो दिया गया है इसी का स्क्वायर है आपका। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब इसका आप लोग स्क्वायर निकालेंगे तो इतना निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक किस तरीके से आपको करना है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया गया है आपका 3/5। जी हाँ, 3/5। फिर आपका दे दिया गया है 5/6, 5/6, 2/3, 2/3 और फिर आपका 4/5, 4/5। तो ये जो नीचे की संख्याएं दी गई इनका आपको एलसीएम ले लेना है। जी हाँ, इनका एलसीएम आप लोग ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 30। जी हाँ, 30 आ जाएगा। जो 5, 6, 3 और 5, तो यहाँ पर देख लीजिए एलसीएम में इसका भाग लगा देंगे। 5 6 का 30 और 6 3 का 18, तो यहाँ पर इसका जो मान निकल कर आ जाएगा 18। इसी प्रकार से इसमें देख भाग लगाएंगे, 30 में 6 का भाग, तो 6 पंचे 30, 5 25, ये हो जाएगा 25। अगर यहाँ पर बात करते हैं 3 दाम 30 और 10 दूनी 20, यानी 2/3 जो 3 दिएगा इसका मान निकल कर आ जाएगा 20। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 का यहाँ पर 30 में तो आ जाएगा 6 और 6 4 का गुणा कर देंगे 24। तो यहाँ पर अब देख लीजिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी आप आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे छोटी। जी हाँ, सबसे छोटी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी की बात करते हैं तो बड़ी हो जाता ऑप्शन बी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर ये सवाल क्या है कि दो लगातार छूट जो है 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितने परसेंट होगी। कई बार आपके एग्जाम में सवाल आया भी होगा, आपने देखा भी होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं छूट जो है 100 में किसी चीज़ की छूट देंगे 100% पे देंगे। याद रखिएगा 10% की अगर छूट होगी तो मान लेते कोई चीज़ आप 100 लेने गए तो 10% की उसने छूट दे दी, 100 वाली चीज़ आपको कितने में मिल जाएगी, 10% की छूट में 90 पे। याद रखिएगा परसेंटेज का निशान हटाएंगे, नीचे 100 को लेकर आएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई चीज़ आप मार्केट से लेने गए तो अगर उसने 15% की छूट दे दी, मान लीजिए कोई चीज़ 100 की थी तो आपको कितने की देगा, 85 की। याद रखिएगा 15% उसने हटा दिया तो 85 की। अब यहाँ पर देख लीजिए काट छाँट कर लेते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी 100 से ये 100 कैंसिल, और ये यहाँ पर 1 जीरो से एक ये, और 1 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 1 दशमलव लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 9×72 और 4 76, 9×72 और 4 76, यानी 76.5। जी हाँ, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद। अब इसी को 100 से घटा लेंगे। जी हाँ, 100 से घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। यहाँ पर 9 में से आप 6 घटा देंगे तो बचेगा आपका यहाँ पर 3। यहाँ पर आपका 9 में से 7 हटा देंगे तो बचेगा 2। तो 23.5% की छूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो एकल छूट होगी 23.5% की। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़े से हमने आज बड़े क्वेश्चन आपके देखने को मिले, जो कि आपके परीक्षा में इसी तरीके से अगर प्रश्न पूछ लेता है तो आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है। वह एक भाग को 7% लाभ पर और बाकी को 17% के लाभ पर बेचता है। वह पूरे पर 10% का लाभ कमाता है। तो वह 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी को बेचा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले भाग पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, 7% का। दूसरे पर उसको कितने का, तो दूसरा जो था बाकी जो शेष था ये कितना था, 17% लाभ पर। टोटल पे उसको कितने का लाभ हुआ, तो 10% का। ये देख लीजिए टोटल जो है पूरे भाग पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 10 का। यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से इसका बना लेंगे अनुपात हम लोग। 17 में से जब 10 घटाएंगे तो बचेगा 7। इसी प्रकार से 10 में से 7 को घटा देंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 3। तो ये आपका हो गया 7:3। जी हाँ, 7:3। तो यहाँ पर आपका कितना निकल कर आया, 7:3। ये आपके पहले भाग का यानी रेशियो है, ये दूसरे का। तो यहाँ पर अब क्या बोला है, ये जो 7 अनुपात टोटल कितना था, 100 किलो। 100 किलो यानी 7 3 10। याद रखिएगा 7 और 3 कितना होता है, 10।
तो ये 10 बराबर आपका 100 के दे दिया गया है, तो 1 बराबर जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर 7% लाभ पर, यानी पहले जो था 7% लाभ पर, तो कितना हो गया, तो यहाँ पर 7 का 10 का गुणा कर देंगे 7 में, तो आ जाएगा 70 किलो। यानी जो पहले 7% लाभ पर जो बेचा, तो कितनी चीनी बेचता है, तो 70 किलो बेचता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। तो बोला गया है यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिनों में बना देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 इंटू 10, यानी 15 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो यहाँ पर ये देख लीजिए बराबर करके क्या बोला गया है, 8 आदमी कितने घंटे, तो यहाँ पर x मान लेते हैं, और फिर यहाँ पर कितने दिन, 10। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, लिखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। क्या बोला गया, 15 आदमी 8 घंटे कितने दिनों में, 10 दिनों में। इसी प्रकार से 8 आदमी हैं कितने दिनों में, यहाँ पर तो x मान लेते हैं, x कोई भी, यहाँ पर कितने, 10 दिनों में बना देते हैं। ये हो गया 10 दिन। तो यहाँ पर देख लीजिए काट लेते हैं, तो 10 से ये 10 आपका कट जाएगा, 8 से ये 8 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 15 दिन। यानी जो 8 आदमी हैं कितने घंटे काम करेंगे, तो 10 दिन में बना देंगे 15 घंटे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी 8 आदमी जो है 15 दिन जब काम करेंगे, 15 घंटे, तो 10 दिनों में उस दीवार या उस काम को कर देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन आ गया पाइप और टंकी का, थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेट लेवल का प्रश्न है ये आपका। जी हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि पिछली बार भी आपका पूछा गया था, थोड़ा सा आपका सरल पूछा गया, तो थोड़ा हमने यहाँ पर इस प्रश्न को मॉडरेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया, ए और बी जी हाँ क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट में एक टंकी को भरते हैं, जबकि सी जो है उसी टंकी को 8 मिनट में खाली करता है। तो 2 आदमी भरते हैं और तीसरा जो है वो खाली करता है। तो देख लीजिए, तो ए है, एक आपका हो गया बी, एक हो गया कैंडिडेट सी। जी हाँ, तो ये देख लीजिए, ये तो 5 मिनट में भरता है यानी +5 है, ये 6 मिनट में भरता है, और यहाँ पर ये 8, तो ये -8, याद रखिए -8, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब इनका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 120, याद रखिएगा 120। तो 5 यहाँ पर 5 का भाग लगा लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी ए जो है 24 घंटे में भरता है, बी है 20 घंटे में भरता है, सी की अगर बात करते हैं तो 8 एकम 8 और 8 पंच 40, यानी 15 घंटे खाली करता है। जी हाँ, 15 घंटे में खाली करता है। अब फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, नल एक साथ खोल दिए जाएं। जी हाँ, सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3/4 जो है भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल आपका कितना था, 120। जी हाँ, 120 आपका टोटल, यानी एलसीएम जो हमने निकाला था 120, 120 का 3/4 आप निकालेंगे। टोटल जो टंकी की क्षमता कितनी थी, 3/4 यानी 120 थी, और 3/4 इसका हम जब निकाल देंगे तो 4 तियाँ 12, यानी 3 तिरका 9, यानी 90, जो आपकी 3/4 टंकी थी कितनी निकल कर आ गई, 90, यानी 90 लीटर टंकी जब बची होगी, 90 लीटर, तो इसको अब क्या करना है, कितने समय में भरेगी, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए जो था कितनी देर में भरता था, तो ये था 24 घंटे में, याद रखिए 24 घंटे में। बी जो था, बी कितनी घंटे में भरता था, तो बी भरता था आपका यहाँ पर 20 घंटे में। जी हाँ, 20 घंटे में। और सी जो था ये 15 घंटे में क्या कर रहा था, खाली कर रहा था, यानी 15 घंटे में खाली कर रहा था। तो इनको जोड़ देना है, तो यहाँ पर 24 और 20 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 44। जी हाँ, ये आ जाएगा आपका 44, 44 से 15 को आपको घटा देना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 29। जी हाँ, 29 आपका बटेगा, यानी 29, 90/29 समय में भर देगी, यानी कितना आ गया, तो ये देख लीजिए 90/29 मिनट में आपकी टंकी को भर देगी। तो यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं सवाल को, क्योंकि आपको समझ में कम आया होगा, मुझे पता है, आपको थोड़ा सा कम, एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा लिखने में हमको दिक्कत होती है इसीलिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे मैं यहाँ पर आपको एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 3 कैंडिडेट हैं, यानी ए
और एक आपका बी और एक सी। ये आपका 5 घंटे में भरता है, ये 6 घंटे में, और ये 8 घंटे में खाली करता है, यानी माइनस इसमें लगा देंगे। 120 इनका मैंने तीनों का एलसीएम निकाल लिया, 120 आ गया, माने टोटल टंकी की जो क्षमता थी आपकी 120। अगर बात करें ए की, तो ए जो है आपका 24 घंटे में भरेगा। बी की अगर बात करें तो 20 घंटों में भरेगा, और सी की अगर बात करें तो 15 घंटों में खाली करेगा, यानी खाली करेगा। तो इनकी ये क्षमता निकल कर आ गई। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला गया था कि टंकी का जो 3/4 भाग, यानी टंकी का 3/4 भाग कितनी देर में भरेगा। तो देख लीजिए 4 तिहाई यानी 90 लीटर जो टंकी बची है, कितनी 3/4 कितना हो जाएगा 90। तो ये कितनी देर में भरेगी, बस यही आपको बताना था। तो यहाँ पर देख लीजिए 20 से हम लोग 15 घटा देंगे तो बचेगा 5, 24, 5, 29। तो ये देख लीजिए 90/29 से मिनट में ये टंकी भर जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या बोला गया है, ₹5000 पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका आपको साधारण ब्याज निकाल लेना है। 5000 12 तिहाई 36 यानी 36, सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे, ये आपका आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए यहाँ 0 से 0 हमने काट दिया। अब देख लीजिए ये आपका आ गया 0, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15 और 3 18, यानी 1800 तो आपका आ गया साधारण ब्याज। अब आपका जब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और उसको घटा देंगे, जी हाँ चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग निकालेंगे 5000 इंटू 112, 112 3 बार लिख के बटे में 100 करके जब घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर इसको घटा देंगे उस राशि से तो आ जाएगा आपका 244 रुपये 64 पैसे। जी हाँ 244 रुपये 64 पैसे जो इनका अंतर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो आपको इस सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार के मॉडल पेपर फ्री में मिलते रहेंगे। बाकी पीडीएफ उन बच्चों को मिलेगी जिन्होंने इस बैच को परचेस किया हुआ है। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।